कक्षा 11 चैप्टर 4 कार्यपालिका का जो शेष भाग रह गया उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों? आप पहले पढ़ चुके हैं इस अध्याय में कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही शक्तियों का प्रयोग करता है। यहाँ पर फिर से आप देखें ही शब्द का प्रयोग, मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। केवल इतना नहीं है, सलाह पर ही, अर्थात काफ़ी कुछ बातें हैं। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान है, अतः मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खोता है, वह अपना पद खो देता है। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा। 1999 में अनेक अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा, जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इन परिस्थितियों में जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है, वह प्रधानमंत्री बनता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पदस्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। मंत्रियों को उसकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री बनाया जाता है। इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद सदस्य होना, सभी मंत्री संसद सदस्य होना अनिवार्य है। पर यहाँ पे आप देख लें, संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। अर्थात आप जान लें, लोकसभा में बहुमत जिसके पास बहुमत है या बहुमत नेता, लोकसभा में दल शब्द का प्रयोग न करें, इसमें न दल को जोड़ें। लोकसभा में बहुमत अर्थात 50% + 1 ये सदस्य जिस भी नेता को समर्थन देते हैं, वह उसे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है। एक ही सबसे बड़ी शर्त है, वह संसद का सदस्य हो। अगर नहीं भी है तो उसे 6 महीने के भीतर, प्रधानमंत्री नियुक्त होने के 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य होना पड़ता है। संविधान सभा में अनेक सदस्यों का विचार। मंत्रियों का चयन विधायिका को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को। ये बेगम एजाज रसूल का विचार है। ऐसा जबकि संविधान में नहीं है, फिर भी आप उनकी दृष्टि, मेरे दृष्टिकोण से प्रांत के लिए वह स्विस प्रणाली सर्वोत्तम व्यवस्था है, जिसमें विधायिका कार्यपालिका को एक निश्चित समय के लिए चुनती है। एकल संख्यक मत प्रणाली वह सर्वोत्तम व्यवस्था है जो कार्यपालिका की नियुक्ति के लिए प्रयोग की जा सकती है, क्योंकि उसमें सभी हितों का प्रतिनिधित्व होगा और विधायिका का कोई भी दल यह महसूस न कर सकेगा कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने कहा था, उनका यह सुझाव था। वाद विवाद में उन्होंने अपनी बात रखी थी, पर इसे भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया। यहाँ विद्यार्थियों के लिए समझना चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था स्विस में है,
यहाँ पे उन्होंने इस बात का उल्लेख किया। मंत्रिपरिषद का आकार कितना बड़ा होगा? मंत्रिपरिषद संविधान के 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था, लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तब वह संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था, क्योंकि तब मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध न था। यह अनेक राज्यों में भी हो रहा था। संविधान का संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा, वही नियम राज्यों में भी है, राज्यों में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक न होगी। यह ध्यान देंगे विद्यार्थी कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या का अधिकतम 15%, उसी तरह से विधानसभा में सदस्यों की संख्या का 15% ही मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाएंगे, या इतने ही लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। विधायिका वाले अध्याय में आप विस्तार से उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिनके संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करते। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इस प्रावधान का अर्थ यह है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि। बिना प्रधानमंत्री और के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है, जबकि किसी मंत्री की मृत्यु, हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। इसी भूमिका के कारण नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संसदीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करें। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि। प्रधानमंत्री की शक्तियां और उसका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद रहीं, परंतु जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकार बनी तब ऐसा नहीं रहा।
1989 से हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में न रह सकी। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या वे हटा दी गई। इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज प्रभावित हुआ। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की भूमिका बढ़ी है। दूसरे, इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी है। तीसरे, इससे प्रधानमंत्री का अनेक विशेषाधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन और उसके पद स्तर तथा मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगा। प्रधानमंत्री सरकार की नीति और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफ़ी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियां बन पाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। कब? जब किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता और अन्य दलों के सहयोग से वह सरकार चलाता है। यहाँ देखिए आप, मुख्यमंत्री विश्वास मत जीत कर भी खुश नहीं। वे कह रहे हैं कि विश्वास मत जीतने के बाद उनकी परेशानियां बरकरार हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी जो बात बताई गई आपको, जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता और कई दलों या अन्य सांसद या अन्य विधानसभा के सदस्यों से जब समर्थन लेकर सरकार बनाते हैं तो इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। कुछ बदलावों के साथ राज्य में भी ठीक उसी तरह से लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यद्यपि प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत का नेता होता है। पर राज्यपाल के पास ज़्यादा विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। बहरहाल राज्य के स्तर पर भी संसदात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। कहाँ पहुँचे क्या समझे विद्यार्थियों के लिए? मान लीजिए कि प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का गठन करना है, वह क्या करेगा या क्या करेगी? विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का चयन, केवल अपनी पार्टी के लोगों का चयन, केवल व्यक्तिगत रूप से निष्ठावान विश्वसनीय लोगों का चयन, केवल सरकार के समर्थकों का चयन, मंत्री बनने की होड़ में शामिल व्यक्तियों और राजनीतिक ताकत का अंदाज़ा लगाकर ही उसका चयन। यह विद्यार्थियों के मन में यह सारे सवाल आ सकते हैं कि वह किसका विशेष ध्यान रखता है। अस्थायी कार्यपालिका के संदर्भ में दो बातें कही गई। राजनीतिक कार्यपालिका, जिसमें यह विभिन्न राजनीतिक प्रतिनिधि हैं जो सरकार में होते हैं, वे राजनीतिक कार्यपालिका। और अस्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही, मंत्रियों के निर्णय को कौन लागू करता है। शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं। सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अर्थात निपुण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं। प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है।
लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते हुए किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती। प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए, नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। हमारे संविधान निर्माता और गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। फिर से हम विद्यार्थियों को बता दें, जो कभी कभी उन्हें विचलित कर देती है समझने में। राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्यपालिका के प्रमुख हैं, जो सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि। दूसरी तरफ जो अस्थायी कार्यपालिका है, उसमें ये नौकरशाह है, उनके संदर्भ में बताया जा रहा है। इनकी सेवाएं किस प्रकार की होती हैं? अखिल भारतीय सेवाएं, अर्थात इनकी सेवा पूरे देश भर में ली जा सकती हैं। प्रांतीय सेवाएं, इनकी सेवाएं विभिन्न प्रांतों में ली जाएंगी। स्थानीय सरकार के कर्मचारी, इसमें कई तरह के कर्मचारी होते हैं। लोक उपक्रमों के तकनीकी और प्रबंधकीय अधिकारी शामिल होते हैं। इन सबको मिला करके अस्थायी कार्यपालिका, यह भी आप समझ सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल अमूमन 5 वर्ष के लिए होता है, इसके बाद उनका चुनाव होता है। जबकि ये चाहे अखिल भारतीय सेवा हो, प्रांतीय सेवा हो, चाहे स्थानीय सरकारी कर्मचारी हो, इनका कार्यकाल 58, 60 या 62 वर्ष तक हो सकता है उम्र के हिसाब से। इस बातों को समझना चाहिए। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया। आप समझ लें, जो भी ऊपर आपको बताया गया तकनीकी दृष्टिकोण से समझें, ये अखिल भारतीय सेवाएं, इसके लिए उन्होंने क्या तय किया? यहाँ पर देखिए आप कि संघ लोक सेवा आयोग, क्या लोक सेवा आयोग नहीं, संघ लोक सेवा आयोग, इसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग का प्राय पूरे भारतवर्ष में एक ही होगा, जो पूरे देश भर के लिए उच्च गुणवत्ता के लोगों का चयन करता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए। तो राज्यों में बनाए गए तो उन्हें क्या क्या कहा गया? संघ में बना तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य में बना तो राज्य लोक सेवा आयोग। या विद्यार्थियों को समझने की जरूरत है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। आसान नहीं उन्हें हटाना, उनका निलंबन या उनको उनके पद से हटाना या नौकरी से हटाना, जब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब जांच करेगा तभी उन्हें हटाया जा सकता है। मन में आ सकता है कि ऐसा नियम क्यों बनाया गया? इसलिए कि बिना भेदभाव के वह कार्य कर सके और सरकार की नीतियों का पालन कर सके। दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है, लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। इस उद्देश्य के लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया गया। इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा। सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में रोड़ा
नहीं बनेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS सामान्यतः आप समझ सकते हैं। भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ, अभी हम शीर्षस्थ नौकरशाही के ऋण होते हैं। आगे बढ़ें, इसके पहले जो उनका प्रकार है उसकी चर्चा कर लेते हैं। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण आप देख लें। यही सिविल सेवा जो अस्थाई कार्यपालिका है, इनके माध्यम से सरकार की नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। बार बार विद्यार्थियों को इसलिए बताया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का उनमें भ्रम न रहे। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, अखिल भारतीय सेवाएं देखें आप, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। आप सांकेतिक रूप से समझ लें कि इनकी सेवाएं पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ली जा सकती है। और अखिल भारतीय सेवाएं इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत वे विदेश की सेवाएं भी हैं। देखिए आप, केंद्रीय सेवाएं, अभी आपको बताया गया भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, जिसमें IAS IPS, और दूसरी तरफ केंद्रीय सेवा में भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा। और इधर देखें प्रांतीय सेवाएं, विभिन्न जो प्रांतीय सरकारें हैं, बिक्री कर अधिकारी। आपको शायद पता हो कि एक जिले का जिलाधिकारी, कलेक्टर, उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। क्या आप जानते हैं कि जिलाधिकारी सामान्यतः IAS स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होता है। यहाँ पर देखिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, IAS स्तर। IAS भी होता है और प्रोन्नत प्राप्त होकर के जो IAS बनता है उसे भी जिलाधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर देखें, स्तर या समकक्ष, कुछ शब्द ऐसे हैं जो संकेत करते हैं कि उस पद पर सीधे नियुक्त किया जा सकता है जो IAS परीक्षा उत्तीर्ण किया है या प्रोन्नत पाकर IAS कैडर में चला गया है। वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होता है। एक IAS अथवा IPS अधिकारी किसी एक राज्य के संबद्ध कर दिया जाता है जहां वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है, लेकिन IAS और IPS अधिकारी केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं। जानिए आप, कैडर की बात हो रही है, वह विभिन्न प्रांतों में से संबद्ध कर दिया जाता है। राज्य सरकारें उन सरकारों की देखरेख में वो काम करता है। नियुक्त कौन करता है? केंद्र सरकार। केंद्र और संघ पर भी हम चर्चा करेंगे कभी कि केंद्र का भाव क्या है और संघ का भाव क्या है, क्योंकि जब हम केंद्र सरकार बोलते हैं तो उसका भाव कुछ और निकलता है और संघ सरकार बोलते हैं तो भाव उसका कुछ और निकलता है। परंतु आमतौर पर लोग केंद्र सरकार और संघ सरकार दोनों शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है विभिन्न प्रांतीय सरकारों की देखरेख में काम करने के लिए, तो वह फिर से वापस जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल केंद्रीय सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। केंद्र सरकार ने उन्हें भेजा था विभिन्न प्रांतीय सरकारों के अधीन रह करके कार्य करने के लिए, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई कौन कर सकता है? केंद्र सरकार ही। इसका अर्थ हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय सरकार की देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त IAS और IPS अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है। जैसा कि हम आगे संघवाद वाले अध्याय में बताएंगे, नौकरशाही की यह विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर देती है। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार को लोक हितकारी नीतियां जनता तक
पहुंचती हैं, पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। व्यवहारिक बात है, यह लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाहों को नियंत्रित करती है, तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। पर यह आशा की जाती है कि सूचना के अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकेंगे। आप देखें, निष्कर्षतः आधुनिक कार्यपालिका सरकार की एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। सभी प्रकार की सरकारों में सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इससे कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं को यह दूरदृष्टि थी, उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देखरेख में रखा। इस प्रकार एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया। समय समय पर होने वाले चुनाव व्यक्तियों के प्रयोग पर संवैधानिक अंकुशों और लोकतांत्रिक राजनीति ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत में कार्यपालिका अनुत्तरदायी न होगी, अर्थात उत्तरदायी बनी रहेगी। अब आइए, कुछ प्रश्नावली है इस अध्याय से जुड़ा हुआ। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है, क्या होता है, इसको आप देखेंगे, उत्तर देखेंगे। इस संवाद को आप पढ़ेंगे, इससे आप सहमत हैं तो क्यों, देखें आप, और आगे देखें। इनको मेल कराना है, कौन किससे मेल करता है, कौन सी सेवाएं किससे जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर भी आप देखें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति कौन सा आधार बनाता है, क ख ग घ में आप देख लें। और यहाँ देखिए, आप इन पर चर्चा कर सकते हैं, विद्यार्थी करना ही चाहिए उन्हें, ताकि उन्हें मालूम हो सके विभिन्न तथ्यों के बारे में। क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है, आप क्या सोचते हैं, अपना उत्तर लिखेंगे। संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका को नियंत्रित रखने में विधायिका को बहुत से अधिकार दिए। कार्यपालिका को नियंत्रित करना इतना जरूरी क्यों है, इसका उत्तर लिखेंगे। प्रशासनिक तंत्र के कामकाज में बहुत ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्त एजेंसियां बननी चाहिए जिन्हें मंत्रियों को जवाब न देना पड़े, इसकी जो तर्क हैं इसका जवाब लिखेंगे। नियुक्ति आधारित प्रशासन की जगह निर्वाचित आधारित प्रशासन होना चाहिए। इस विषय पर 200 शब्दों में आप एक लेख लिखिए। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका पूर्ण होता है।